गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए बीएससी थर्ड ईयर ज्योग्राफी। कल हमने बात की थी शिवालिक की बात की थी। तो हिमालय के जो पार्ट्स थे वो उसके संदर्भ में आज हम बात करते हैं जो घाटियाँ पाई जाती हैं या भ्रंश पाए जाते हैं, कौन कौन से हिमालय के बीच कौन से भ्रंश पाए जाते हैं। आपने देखा हो कि सबसे पहले ऊपर है हमारा ट्रांस हिमालय, हिमालय के उस पार ट्रांस हिमालय। फिर हमने जो मुख्य हिमालय उसको 3 भागों में बांटा, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे एक हिमालय और दूसरा जो हिमालय उसका पार्ट है, इन दोनों के बीच में भ्रंश पाए जाते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय है, वृहत हिमालय है, उन दोनों के बीच में भ्रंश पाया जाता है। उसको किस नाम से जानते हैं? सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से हम उसको जानते हैं। तो इन जो हिमालय है इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? भ्रंश पाए जाते हैं, कह सकते हैं घाटियाँ पाई जाती हैं। वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक मैदान, गंगा का मैदान आ जाता है। मैदान के बाद इधर हमारी आती है अरावली। अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट का मतलब है बचा खुचा बचा है, सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच जो हमारा भ्रंश है उसको हम बोलते हैं सचर जोन व हिंज लाइन। वृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, ये मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग इसलिए एक साथ बता रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद रह जाएगा। वृहद हिमालय है और लघु हिमालय है, उसके बीच में हमारा जो थ्रस्ट आता है, थ्रस्ट कह सकते हैं, भ्रंश कह सकते हैं, दरार कह सकते हैं, एक ही बात होती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय और शिवालिक, शिवालिक जो हमारी सबसे हिमालय की जो अंतिम भाग है उसको हम बोलते हैं शिवालिक। लघु हिमालय और जो शिवालिक है उसके बीच में जो भ्रंश है उसका नाम है मेन सीमांत दरार। शिवालिक और मैदान, उसके बीच में जो हमारा फाल्ट या भ्रंश है उसका नाम है हिमालय फ्रंट फाल्ट। मैदान आ जाते हैं, इधर हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला आ जाती है। उन दोनों के बीच में एक भ्रंश है जिसका नाम है ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। थ्रस्ट, दरार, फाल्ट, ये सारे सिमिलर हैं, समान रूप से इनका उपयोग में लिया जाता है। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय उसके बीच में सचर जोन भ्रंश पाई जाती है। वृहद हिमालय से लघु हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच मेन सीमांत दरार, शिवालिक और मैदान के मध्य जो भ्रंश पाई जाती है उसको है हिमालय फ्रंट फाल्ट। मैदान और अरावली के मध्य जो भ्रंश पाई जाती है ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये हमारी भ्रंश पाई जाती हैं। सबको एक साथ मैप पे दिखाने का उद्देश्य यही है ताकि आपको ये आसानी से याद रह सके। कल हम बात कर रहे थे लघु हिमालय की, शिवालिक पढ़ा था हमने। अब हमने बात करी थी शिवालिक के, बता दिया था पूर्व पश्चिम में दूंद्वार के नाम से जानते हैं XYZ। अब हम बात करें, ये हमारा हिमालय, इधर सिंधु गार्ज और इधर है हमारा ब्रह्मपुत्र या कह सकते हैं दिहांग। कौन सा? दिहांग गार्ज, दिहांग गार्ज। इधर है सिंधु गार्ज। हमारा जो हिमालय उसमें 2 मोड़ हैं, एक है उत्तर पूर्व में दिहांग गार्ज और दूसरा है उत्तर पश्चिम में सिंधु गार्ज। तो सिंधु गार्ज की बात करते हैं। इसका विस्तार हिंदू कुश, सुलेमान, पाकिस्तान तक इसका विस्तार पाया जाता है। पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? हिंदू कुश, सुलेमान, यहीं सुलेमान और किरथर ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वहाँ पाकिस्तान में। सुलेमान, किरथर और जिनसे दर्रे निकलते हैं। आपने प्राचीन समय में सुना होगा कि फला दर्रे से होकर भारत में मोहम्मद गजनबी आया, वो सारे दर्रे यही हैं। दर्रे होते हैं 2 पर्वत श्रेणियों के बीच के संकरे मार्ग, आवागमन में या यातायात के साधन के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर पर्वत श्रेणियाँ यहीं पाई जाती हैं और उसमें दर्रे पाए जाते हैं खैबर, बोलन, गोमल,
ये यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं। कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला उसका हमने वर्णन किया है, लेकिन इसका एक भाग उत्तर पश्चिम में मुड़ जाता है जिसमें हिंदुकुश, सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं और उसी में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। ये हमारे दर्रे हैं। बात करें दिहांग गार्ज की, गारो, खासी, जयंतियाँ और मणिपुर, मिजो पहाड़ियाँ, लुसाई की पहाड़ियाँ, ये सारी पाई जाती हैं। और भारत और वर्मा इधर है हमारा म्यांमार, म्यांमार वर्मा का नया नाम है। अराकानयोमा पर्वत है, पर्वत कौन सा है? अराकानयोमा। ये भारत और वर्मा के बीच प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है। हमारा नीचे है मणिपुर, इसके नीचे मिजोरम, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ, ऊपर है नागालैंड, नागालैंड ऊपर पटकोई नागाबूम, मतलब पटकोई बूम, ये सारी पहाड़ियाँ जिनका विस्तार उत्तर पूर्व में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे पूर्वांचल की। कल वो हमारा पाठ रह गया था पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। पूर्वांचल की बात करें, दो प्लेटें हैं, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन और एक वर्मा प्लेट। एक तो वर्मा प्लेट और एक नीचे वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों के अभिसरण होने से, अभिसरण का अर्थ होता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं। अभिसरण, दोनों एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं, बीच का भाग क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। और जो ये पहाड़ी हैं, जो अराकानयोमा, पटकोई बूम, नागा, मिजो, मणिपुर और मिजो, तो इनका क्या हुआ? उससे इनकी रचना हुई मानी जाती है। और जो हिमालय का है वो ही उसी का आगे जो विस्तार है वो क्या है? अराकानयोमा पर्वत। जो अराकानयोमा है उसी का आगे विस्तार है। जो पूर्वांचल है बालू मिट्टी से निर्मित है। कौन सी मिट्टी से निर्मित है? बालू मिट्टी से निर्मित है। दूसरा देखिए, आप सभी जानते हैं कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में होती है। भारत में कौन से? इसी वाले पोर्शन में होती है, उत्तरी पूर्वी भाग में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होती है, मानसून पवनों के द्वारा सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है, भारी वर्षा होती है। और भारी वर्षा होगी तो क्या पाई जाएगी? वनस्पति। और जितनी अधिक वनस्पति होती है उतनी अधिक क्या पाई जाती है? जैव विविधता। समझने का प्रयास करें। भारत है, उत्तरी पूर्वी भाग है, अनेक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक वर्षा भी इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसिनराम, मेघालय, पहले आपने नाम सुना होगा, कौन सा था? चेरापूंजी खिसक गया, कौन सा आ गया? मौसिनराम। सर्वाधिक वर्षा यहीं पाई जाती है। और मानसून पवनों के द्वारा यहाँ वर्षा होती है, पहाड़ी क्षेत्र है, अधिक वर्षा पाई जाती है। वर्षा अधिक होगी तो क्या अधिक मिलेगी? वनस्पति अधिक मिलेगी। और जितनी अधिक वनस्पति पाई जाती है उतनी ही अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर विश्व के जो हॉट स्पॉट हैं उनमें से एक हॉट स्पॉट यहाँ भी पाया जाता है। हॉट स्पॉट विश्व में 36 स्पॉटों की गणना की गई है, जिसमें से एक हॉट स्पॉट यहाँ पर भी पाया जाता है। अब ये तो हमने बात की थी हिमालय के निर्माण की। अब बात आती है कि जैसे हिमालय का वर्गीकरण की हमने बात करी थी, ऊंचावच के अकॉर्डिंग लगा लीजिए या भूगर्भिक संरचना के अकॉर्डिंग लगा लीजिए। अब हम बात करेंगे कि हिमालय का वर्गीकरण किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण। एक विद्वान थे सिडनी बुराड, सिडनी बुराड। इन्होंने क्या किया था? नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण का हिमालय का वर्गीकरण किया था। सिडनी बुराड महोदय थे, उन्होंने कहा कि ठीक है हिमालय का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन किस आधार पर किया जाना चाहिए?
नदियों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाना चाहिए। देखिए कैसे किया। इसमें आधार क्या है? नदियाँ। पहले हम हिमालय बनाते हैं कि हिमालय हमारा फैला हुआ है, कुछ भाग उसका नेपाल में भी आएगा और इस अकॉर्डिंग हमारा हिमालय फैला हुआ है। तो नदी मैंने आपको बताया था कहाँ से कहाँ प्रारंभ होता है। सिंधु नदी से हमारे हिमालय प्रारंभ होता है और अंतिम क्या बताया था, कौन सी नदी बताई थी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी थी? ब्रह्मपुत्र नदी। कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक बताया था? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। अब सिंधु के बाद यहाँ पर है सतलज, उसके बाद यहाँ नेपाल वाले हिस्से में काली नदी और सिक्किम के पास से तीस्ता नदी का उद्गम है। ये 4 नदियाँ हैं और इन नदियों के अकॉर्डिंग क्या किया है? सिडनी बुराड ने हिमालय का वर्गीकरण दिया है। सिंधु नदी से सतलज नदी कश्मीर हिमालय हम कह सकते हैं इसको, और दूसरा पंजाब हिमालय भी कह सकते हैं। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। सतलज नदी से लेकर काली नदी का जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से नेपाल में स्थित है और नाम क्या पड़ा? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र का जो भाग है कौन सा राज्य है? असम। नाम भी क्या पड़ गया? असम हिमालय। सिडनी बुराड महोदय थे, नदियों के आधार पर क्या किया था? हिमालय का वर्गीकरण उन्होंने किया था कि सिंधु से सतलज जो नदी बहती है उसके जो मध्य का क्षेत्र है उसको कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी से तीस्ता नदी के जो क्षेत्र है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र है उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब हम इनकी करेंगे वर्णन। कश्मीर पंजाब, एक चीज़ ज्ञात हो रही है, कश्मीर में भी स्थित है और पंजाब हिमालय तो इसका कुछ भाग पंजाब में भी आता है। और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इतने राज्यों में स्थित है, कश्मीर, पंजाब और हिमाचल। आगे बात करते हैं लंबाई कितनी है। इसका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यहाँ किस प्रकार का अध्ययन करेंगे? तुलनात्मक, क्योंकि तुलनात्मक रूप में जब हम किसी वस्तु का अध्ययन करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। ये सबसे लंबा है। लंबाई कितनी? 810 किलोमीटर। ये इससे कम है। इसकी लंबाई कितनी है? दूसरा सबसे लंबा कितनी है? 720 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें 250 से 400 किलोमीटर तक। देखिए एक चीज़ मैंने जब हिमालय के बारे में आपको पढ़ाया था उसमें एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर जो हिमालय है वो बिल्कुल संकरा हो जाता है, लेकिन पश्चिम में उसका विस्तार अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर चौड़ाई कितनी है इसकी? 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक। तो ये चौड़ाई किस प्रकार की है? सर्वाधिक चौड़ाई। इसकी जो सर्वाधिक चौड़ाई वो कौन से है? कश्मीर या पंजाब हिमालय में इसकी सर्वाधिक चौड़ाई पाई जाती है। कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं? पर्वत श्रेणियाँ हैं पीर पंजाल, जास्कर,
काराकोरम, लद्दाख, ये पर्वत श्रेणियां यहाँ पर पाई जाती हैं। अब बात करें दर्रे कौन से पाए जाते हैं। दर्रे बुर्जिल, जोजिला। अब कश्मीर में जो दर्रे पाए जाते हैं वो दर्रे कहाँ पाए जाएंगे, यहीं पर वो दर्रे पाए जाएंगे। यहाँ पर हिम जो रेखा है, हिम रेखा की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। हिम रेखा की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है उसका भी रीजन बताऊंगी मैं। कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय की बात करते हैं। ये जो हिमालय है हिमाचल प्रदेश में भी है, सही है। तो कौन कौन से राज्य में स्थित है, हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य का जो हिमालय वाला क्षेत्र है उसको कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार कश्मीर, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कश्मीर हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर तथा चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है तथा यह हिमालय के अन्य जितने भी भाग हैं उसमें सर्वाधिक चौड़ाई इसकी पाई जाती है। इसकी जो मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम और लद्दाख हैं। दर्रों की अगर बात की जाए, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जितने भी दर्रे स्थित हैं उन सभी दर्रों का यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बुर्जिल है, जोजिला है, वो दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, इस कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करी हमने हिम रेखा की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे इस वाले क्षेत्र में वर्षा सबसे अधिक पाई जाती है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं या पौने इधर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इस क्षेत्र में आर्द्रता अधिक पाई जाती है, जिसके कारण जो हिम रेखा है वो निचाई पर पाई जाती है। लेकिन इस वाले क्षेत्र में क्या पाई जाती है, शुष्कता पाई जाती है। किस प्रकार का क्षेत्र है, शुष्कता पाई जाती है। अपने लेह लद्दाख नाम सुना होगा कि लेह और लद्दाख जो हमारा ये है शुष्क क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा होती है, जल का अभाव पाया जाता है, वनस्पति का अभाव पाया जाता है। अब शुष्कता अधिक है तो बर्फ अधिक ऊंचाई पर जमती है। यही कारण है कि यहाँ पर शुष्कता अधिक पाई जाती है, जिसके कारण जो हमारी हिम रेखा है वह अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। 5100 मीटर से 5800 मीटर तक हिम रेखा की ऊंचाई यहाँ पर पाई जाती है। देखिए मरुस्थल का मैंने आपको लद्दाख का मरुस्थल बताया होगा कि जो मरुस्थल होते हैं, जैसे ही आप मरुस्थल का नाम सुनते हैं आपको ये आता है कि मरुस्थल कैसा होता है, गर्म होता है। लेकिन मरुस्थल कैसे होते हैं, ठंडे भी होते हैं। जो हमारा ये लेह लद्दाख वाला मरुस्थल है ये किस प्रकार का है, ठंडा मरुस्थल है। ये था हमारा कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुमायूं हिमालय की। सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य का जो भाग है कौन सा हिमालय कहलाता है, कुमायूं हिमालय। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। केदारनाथ इस प्रदेश की तुलना में इसकी ऊंचाई अधिक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला नेपाल हिमालय है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन से हिमालय में पाई जाती है, नेपाल हिमालय में पाई जाती है। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो हमारे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो कश्मीर हिमालय की अपेक्षा जो कुमायूं हिमालय है उसकी ऊंचाई क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। यहाँ पर कौन कौन से तीर्थ स्थान हैं, पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने भी हमारे ये भगवान वाले स्थान हैं, नाथ जी हैं, वो सारे यहीं पाए जाते हैं। कामेत, त्रिशूल पर्वत चोटियाँ हैं, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी। जो नंदा देवी हैं इस कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, यह सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये सारी यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। उसके आगे गंगोत्री
हिमनद भी यहीं पर स्थित है। आप सभी जानते हैं गंगोत्री, गंगा और यमुना नदियों का उद्गम भी इसी क्षेत्र से होता है। अब गंगा नदी का उद्गम होता है, लेकिन किस नदी के रूप में होता है? भागीरथी के रूप में। गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, उसका बाद में नाम आता है। जब वह गंगोत्री हिमनद से निकलती है उसका नाम क्या है? भागीरथी के नाम से वह उसका उद्गम होता है और आगे उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। आप कहीं भी देखेंगे कि गंगा का उद्गम, गंगा हमें कहीं नहीं मिलेगी, गंगा उसका नाम बाद में पड़ा है। किस रूप में उसकी उद्गम होता है? भागीरथी के नाम से उसका उद्गम होता है। अब इस वाले क्षेत्र में हमारे पास दर्रे कौन कौन से थे? माना, नीति और लीपू लेक। लीपू लेक ये थे हमारे दर्रे। उत्तराखंड में थे, जो उत्तराखंड में वो उनको हम शामिल कर सकते हैं कि कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है। इसका पूर्वी भाग गढ़वाल व पश्चिमी भाग कुमायूं के नाम से जाना जाता है। लंबाई 320 किलोमीटर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। गंगोत्री, यमुनोत्री, या हम कह सकते हैं कि गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थान भी कौन सा है? कुमायूं हिमालय। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, लेकिन किस रूप में निकलती है? भागीरथी के रूप में उसका उद्गम होता है। गंगा नाम उसका आगे, अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिल जाती हैं उसके बाद से उसका नाम क्या होता है? गंगा। यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं, माना, नीति और लीपू लेक। आगे बात करें नेपाल हिमालय की। हमने कहा कश्मीर हिमालय से ऊंचा कौन सा था? कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय से ऊंचा कौन सा है? नेपाल हिमालय। लंबाई की बात करें, ये लंबाई ऐसी है, लंबाई सर्वाधिक जितने भी हमारे हिमालय हैं उनमें सबसे लंबा कौन सा है? 810 किलोमीटर नेपाल हिमालय। और सर्वाधिक ऊंचा भी कौन सा है? नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य कौन सा जो भाग पाया जाता है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 810 किलोमीटर। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, ये सारी पर्वत श्रेणियाँ यहीं पाई जाती हैं। कह सकते हैं कि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। विश्व के जितने भी ऊंचे पर्वत श्रेणियाँ हैं वो सारे कौन से हिमालय में है? नेपाल हिमालय में है। लेकिन नेपाल इस क्षेत्र का जो हिमालय का अधिकांश भाग कौन से देश में स्थित है? नेपाल हिमालय में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट भी कौन से देश में स्थित है? नेपाल में। नेपाल में माउंट या तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को एक नाम से जानते हैं, तो चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। चोमोलुंगमा कहते हैं इस एवरेस्ट को। जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट विश्व में जाना जाता है, लेकिन इस माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी। अब पूछा जाए कि चोमोलुंगमा क्या है, वो भी किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट का ही नाम है। तो जो नेपाल हिमालय है सर्वाधिक उच्च शिखर इसमें पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, ये सारे वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, नेपाल हिमालय में आपने एक घाटी का नाम सुना होगा। कौन सी घाटी? काठमांडू घाटी। ये भी कहाँ पाई जाती है? इसी नेपाल हिमालय में पाई जाती है। आगे हम बात करें, नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचाई वाला कौन सा है? असम हिमालय। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य वाला भाग असम हिमालय, जिसका विस्तार लंबाई की दृष्टि से नेपाल हिमालय से कम पाया जाता है और इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। दूसरा सबसे लंबा कह सकते हैं हम
किसके आधार पर है? लंबाई के आधार पर। यहाँ पर हिम रेखा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। हिम रेखा कम ऊंचाई पर पाई जाती है क्योंकि सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है, वर्षा अधिक होती है, आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो हिम रेखा है वो अधिक ऊंचाई पर नहीं पाई जाती है, जबकि पश्चिमी भाग में जो हिम रेखा है वह अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ये था हमारा सिडनी बुराड के अकॉर्डिंग हिमालय का वर्गीकरण। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ मैं। नदियों के आधार पर उन्होंने इसका वर्गीकरण दिया था। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र ये हमारी नदियाँ हैं। इनके बीच के भागों को अलग अलग हिमालय के नाम से उन्होंने जाना है। सिंधु से सतलज नदी के बीच कश्मीर, सतलज से काली नदी के मध्य कुमायूं, काली से तीस्ता नदी के मध्य नेपाल और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य असम हिमालय के नाम से उसको जाना जाता है। ये इसके बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया है। और जब भी बनाए मैप के साथ आप इसको प्रदर्शन करें, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगता है और आसानी से समझ में आ जाता है। आगे हम एक बात और करेंगे। हिमालय हमारा कंप्लीट हुआ कि हिमालय से या हिमालय का महत्व क्या है भारत के लिए। बात करेंगे हिमालय के महत्व की। हिमालय का महत्व 6th-7th में तब से पढ़ते आ रहे हैं। हिमालय का महत्व सिर्फ पॉइंट लिखवा रही हूँ। फर्स्ट है प्राकृतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है तिब्बत है, चीन है, अफगानिस्तान है, उनके बीच और भारत के बीच किसका निर्माण करता है? प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। आपने देखा होगा इधर बर्मा है, म्यांमार है, अराकान योमा पर्वत क्या बनाता है? उसकी प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो जो हिमालय है उसका भारत के लिए अत्यधिक महत्व है, भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। सेकंड पॉइंट अगर बात करें, साइबेरिया से जो ठंडी पवनें आती हैं, साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से भारत की क्या करता है? रक्षा करता है। अत्यधिक ठंडी पवनें आती हैं जिसको हिमालय पर्वत रोक लेता है और भारत में उष्ण या उपोष्ण, शीतोष्ण सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और उन ठंडी पवनों से भारत की रक्षा हो जाती है। थर्ड है नदियों का उद्गम। नदियों का उद्गम, आपने देखा होगा कि हिमालय पर्वत वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वर्ष भर उनमें जल प्रवाहित होता रहता है। अनेक नदियों का उद्गम है, गंगा, यमुना, आपकी ब्रह्मपुत्र, अनेक नदियाँ, काली, तीस्ता, तो अनेक नदियों का उद्गम स्थान है जो पूरे इसी के कारण, नदियों के कारण ही उपजाऊ मिट्टी आती है। नदियाँ प्रतिवर्ष क्या लेके आती हैं अपने साथ? उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं और जल उपलब्ध होता है, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं और गंगा के मैदान में साल में वर्ष भर में 3 या 4 फसलों का उत्पादन हम कर लेते हैं। तो वर्ष भर यहाँ से नदियाँ निकलती रहती हैं। हिमालय है वह इन नदियों का उद्गम क्षेत्र है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें वर्ष भर जल रहता है जिसके माध्यम से गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और वर्ष में हम 3 या 4 फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें उपजाऊ मैदान। उपजाऊ मैदान, नदियाँ अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं। कौन सी मिट्टी लेके आती हैं? जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ मैदान है, प्रतिवर्ष नदियाँ नई मिट्टी लेके आती हैं जिसको खादर भी कहा जाता है। खादर, नई मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, खादर मिट्टी होती है। उपजाऊ मैदान होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थल या पर्यटन। 5 नंबर पे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा मध्य हिमालय था या लघु हिमालय है उसमें शिमला, मसूरी और बद्रीनाथ, केदारनाथ बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं और कुछ पर्यटन स्थल भी हैं। जैसे शिमला है,
धौलाधार पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो इस हिमालय में ही क्या है, हमें अनुकूल जलवायु पाई जाती है और हमारे तीर्थ स्थल और पर्यटन के मुख्य केंद्र वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट 6 है जैव विविधता। जैव विविधता, यहाँ पर इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी भाग की आज मैंने आपसे बात की थी कि हॉट स्पॉट वहाँ पर पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे मेघालय वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम पाई जाती है। मानसूनी पवनों के द्वारा जितनी अधिक वर्षा होती है वनस्पति उतनी ही अधिक पाई जाती है। वनस्पति अधिक होगी तो जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। तो विश्व के जो 36 हॉट स्पॉट हैं उनमें से कई जो हॉट स्पॉट हैं वो हमारे इसी क्षेत्र में स्थित हैं। और लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे, और वनस्पति हैं तो हमें आयुर्वेद के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी हमें वहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं। और लास्ट बात करते हैं, इस हिमालय से विभिन्न प्रकार के खनिजों की प्राप्ति भी हमें होती है जो हमारे देश के विकास में सहायक होते हैं। ये था हमारा हिमालय का महत्व, और नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर भारत के मैदान के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।